तो आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो उस ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट को चेंज करने से रेजिस्ट करता है या अपोज करता है। यानी कि इनर्शिया के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। यानी कि इनर्शिया फिजिकल स्टेट में चेंज को अपोज करता है। अब इनर्शिया की दो स्टेट है, एक तो है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसमें अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी उसकी वेलोसिटी 0 है तो वो मोशन में नहीं आना चाहेगा, और एक है इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और एक पॉइंट ये है कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है कोई ऑब्जेक्ट की, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यानी इसको ना ही तो मेजर कर सकते यानी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं कि इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसका इनर्शिया कम है। जैसे ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होता है, साइकिल का इनर्शिया कम होता है, क्योंकि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा, और मास कम तो इनर्शिया कम। जनरली ये होता है, बाकी कुछ एक फैक्टर और भी होते हैं, एक दो छोटे मोटे। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट अलग चीज़ है, इनर्शिया ऑफ मोशन अलग चीज़ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, उसका मास मान लो 10 kg है, और एक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसका मास 10 kg है, तो उनका इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि उसको यूनिफॉर्म मोशन से रोकना है अगर हमें फिजिकल स्टेट में चेंज करना है तो, और इसको चलाना है तो बराबर इनर्शिया होगा दोनों का। मतलब एक टाइप से कंपैरिजन होता है इनर्शिया का, ये एक प्रॉपर्टी होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर इनर्शिया समझ में आ गया तो न्यूटन का पहला लॉ समझ में आ गया, क्योंकि न्यूटन के पहले लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना देंगे, यानी जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ नहीं होगा, तब तक उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स लग सकते हैं, कितने भी फोर्स लग सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी फोर्स लगा लो उस पर, लेकिन उन फोर्स का जो रिजल्टेंट है ना, जो उनको जोड़ने के बाद आएगा, वो 0 होना चाहिए। यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। और जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तब तक उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। उसके बाद हमने देखे थे फंडामेंटल फोर्सेस। तो 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी फंडामेंटल फोर्सेस टोटल 4 ही होते हैं। बाकी जितने भी फोर्स है, नॉर्मल, फ्रिक्शन या टेंशन, जितने भी फोर्स बच गए वो सारे इन चारों से डिराइव होंगे। जैसे कि वेट फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से डिराइव होता है, और बाकी लगभग ये सारे टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, बॉयंट फोर्स है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से डिराइव होते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी, न्यूटन का थर्ड लॉ देखा था। उसके बाद हमने न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी पे कोई फोर्स लगाएगा तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट पे उस पे उतना ही यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। यानी फोर्स की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो इतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी। अब इसमें ये पता नहीं चलता कि एक्शन के कारण रिएक्शन हुआ है या रिएक्शन के कारण एक्शन हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइम पे होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होते हैं। तो इस वजह से सेम टाइम पे होने के कारण इनका ये पता नहीं चलता कि कौन सा किसके कारण हुआ है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होते हैं। तो एक्शन रिएक्शन का जो पेयर है, न्यूटन का थर्ड लॉ सिर्फ ये बताता है कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है, और जनरली ये mg फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके बाद बात की थी नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट के कारण होता है, यानी कोई दो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्टैक्ट में है तो उनके बीच में नॉर्मल फोर्स होगा, और जिस पॉइंट पे या जिस सरफेस पे वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स। जैसे ये दोनों हाथ हैं, ये इस टाइप से कॉन्टैक्ट में है, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इस टाइप से होगा, यानी कि इन दोनों के जिस सरफेस पे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।